हेलो। आज स्क्रीन विजिबल है मेरी? यस सर, विजिबल है। ठीक है। ओके। सो लास्ट क्लास में हमने ऑन पेज एसईओ पढ़ा था। निकिता आप नहीं थे, आपने रिकॉर्डिंग देखी, चेक करी है? सर रिकॉर्डिंग मैं लॉग इन नहीं कर पा रही हूँ। तो आप बता भी तो नहीं रहे हो। सर वो बताना था बट थोड़ा काम था इसलिए बता नहीं पाए। आज बता रही हूँ आपको। अच्छा। ओके। देख लेना क्या दिक्कत आ रही है, बता दे। वैसे लॉगिन नहीं ठीक कर है पा सर। रही क्यों? पासवर्ड यूजर ने तो क्रिएट करके दिया है मैंने। सर पता नहीं वो सिस्टम एक्चुअली वो भाई भाई ने यूज किया थोड़ा, तो मुझे लगता है मेरा लॉगिन जीमेल हट गया होगा, इसलिए शायद नहीं हो पा रहा होगा। मैं कर रही थी, हुआ नहीं तो मैंने छोड़ दिया। अच्छा। दिखाओ, स्क्रीन शेयर करो, कहा नहीं हो रहा, लॉगिन कराया था मैं। सर सिस्टम तो नीचे है। फोन मैं से ज्वाइन फोन करा से आपने? हाँ, मैं फोन से पढ़ाई करती हूँ। सर फोन। रिकॉर्डिंग तो यूट्यूब में भी है ना शायद। नहीं, वो यूट्यूब पे मिलेगी नहीं ना आपको, आप सर्च नहीं कर पाओगे नहीं, इसे, जब वो तक आपको उसी में मिलेगी। यूट्यूब मैंने सर फॉलो कर रखा है पेज। यूट्यूब में नहीं मिलेगी ना आपको, वो आपको क्योंकि उसमें मिलेगी, डैशबोर्ड के अंदर ही मिलेगी, क्योंकि पब्लिक नहीं है ना डेटा, ओके। प्राइवेट करा हुआ है। ठीक है वरना तो सर, मैं सब देख एक्सेस कर लूंगी, नहीं लेंगे। होगा तो शाम तक आपको बता दूंगी, मतलब अभी 1 घंटे भी बात कर क्लास कर बता दूंगी आपको। हम्म, ठीक है। ओके, तो ऑन पेज एसईओ में बेसिकली हमने, रुक जाओ मैं ना वेबसाइट ओपन कर देता हूँ जिसमें हम काम करते थे। सर ओवरव्यू दे दीजिए बस। बता दूँ। सो ऑन पेज एसईओ में हम क्या कर रहे थे, बेसिकली जो हमारी वेबसाइट थी उसको हम ऑप्टिमाइज कर रहे थे कीवर्ड के अकॉर्डिंग, क्योंकि उससे पहले हमने कीवर्ड रिसर्च की क्लास करी थी कि हम अपनी हम्म। वेबसाइट के लिए एक कीवर्ड फाइंड करेंगे और उसका हम्म। फिर उसको अपनी वेबसाइट के अंदर ऑप्टिमाइज करेंगे। इसकी चेकलिस्ट मैंने ग्रुप में भी डाली थी, चेक करी थी आपने? चेकलिस्ट? हाँ। नहीं आप तो सर, ध्यान मैंने तो नहीं देखी थी। आप ध्यान ही चेकलिस्ट? नहीं देते। ग्रुप में है नहीं चेकलिस्ट? चेक चेक करो, पीडीएफ नहीं डाल रहा था मैंने? तो कौन सी वाली? पीडीएफ एक ही है वैसे पूरी चैट में। ज्वाइन दिस रेडिट कम्युनिटी कम्युनिटी और कौन सी गुड है ये दिन वाला? कम्युनिटी नहीं है वो, कम्युनिटी है। हाँ, कम्युनिटी सर। डाल रखा है पीडीएफ, नहीं मिला? नहीं सर। मैं वापस भेज दूंगा। ठीक है, तो ये एसईओ की जो चेकलिस्ट है ना, हम्म। ऑन पेज एसईओ की, तो बेसिकली हम्म। इसके अकॉर्डिंग हमने एसईओ करा था कि जैसे जो भी हमारा कीवर्ड है, जो हमने कीवर्ड रिसर्च करके कीवर्ड निकाला है, जिसको हम्म। हमें रैंक कराना है गूगल पर, उसको वेबसाइट हम्म। में कहाँ कहाँ ऐड करना है, कैसे ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है, टाइटल में ऐड करना है, पैराग्राफ में ऐड करना है, सब हेडिंग में, मेटा टाइटल, डिस्क्रिप्शन, यूआरएल, इमेज, इन सब जगह में ऐड करना था। तो वो बताया था मैंने। ओके ओके। पेज का कंटेंट ओके। कैसे ऑप्टिमाइज करना है, डुप्लीकेट हम्म। कंटेंट कैसे रिमूव करना है, फेविकॉन क्या होता है, ओजी टैग्स क्या होते हैं, ये चीजें बताई थी मैंने लास्ट क्लास में। ओके ओके ठीक सर। है। ये सब चीजें क्या है, ये आपके वेबसाइट के ना स्ट्रक्चर को सही बनाई थी, क्योंकि जब गूगल आएगा आपकी वेबसाइट को रीड करने, तो गूगल तो एक हम्म। रोबोट है, वो कोई इंसान थोड़ी है जो वेबसाइट देख के समझ जाएगा कि किस चीज की वेबसाइट है। उसे हमें हम्म। पर्टिकुलर लोकेशन पे अपना कीवर्ड डाल के बताना पड़ेगा कि हम कौन से कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं, तभी वो समझ पाएगा ना, तभी हमें उस ओके। कीवर्ड पे रैंकिंग मिल पाएगी। तो हमें उस कीवर्ड को इस तरीके से कंटेंट के अंदर यूज करना होता है। तो ये होता है हमारा ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ का बेसिस जो मेन पर्पस होता है वो ये होता है कि कंटेंट आपका इजी टू अंडरस्टैंड बने, इजी टू एक्सेस बने। इजी हम्म। टू एक्सेस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है कंटेंट को, क्योंकि अब जैसे जैसे एआई स्ट्रांग हो रहा है ना गूगल का, तो अब ऐसा होता हम्म। है कि जितना ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंड होगा कंटेंट, जितना ये ज्यादा यूजर आपके कंटेंट पे टाइम बिताएगा, उतना जल्दी आपका कंटेंट रैंक करेगा वेबसाइट का। समझ रहे हो? ओके तो सर। आपको बहुत ज्यादा हार्ड इंग्लिश लिखने की जरूरत नहीं है, कि मतलब आपको एकदम प्रोफेशनल इंग्लिश लिखने की जरूरत है अगर आप ब्लॉगिंग वगैरह कर रहे हो, तो नहीं। सिंपल इंग्लिश लिखो ताकि लोगों को समझ आए, लोग उसे शेयर कर पाए, और वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हो, क्योंकि कॉपी करी हुई इन्फॉर्मेशन को वो हटा देता है। कॉपीड कंटेंट पे हम्म। आजकल काफी फोकस्ड है, और क्या होता है कि उसको ये भी पता होता है कि कौन सा कंटेंट चैट जीपीटी ने लिखा है। ठीक है। बट ओके। क्या होता है कि जैसे कई लोग कहते हैं कि चैट जीपीटी का लिखा हुआ कंटेंट रैंक नहीं होता, है ना, कई लोग कहते हैं, आजकल चल रहा है ऐसा। बट ये जो हम्म। ओवरऑल सिस्टम है ये है कि आप चैट जीपीटी से भी लिखवा रहे हो, तो अगर आप कुछ यूनिक कंटेंट बनवा रहे हो जो एक्चुअल में नहीं है इंटरनेट पे, या बहुत रेयर है, आप कोई वैल्यूएबल कंटेंट बना रहे हो जिसकी डिमांड है, तो उस केस में आपका वो वाला कंटेंट भी रैंक कर जाएगा।
बट ठीक है। बेसिकली सर चैट जीपीटी तो अभी जैसे मैंने भी जर्नलिज्म के लिए मैं काम कर रही थी, मेरे भाई भाई के कंपनी के लिए, ऐसे ही फ्रीलांस में थोड़ा काम कर रही थी मैं। तो जब चैट जीपीटी पे मैंने उनको तुरंत के डाटा दिए, तो तुरंत को टॉपिक को दिया, तो वो तो कहा कि नहीं हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि न्यूज चैनल है और न्यूज चैनल में तो तुरंत के डाटा कहते टॉपिक्स पे ही आपको लिखना होता है, आर्टिकल्स लिखने होते हैं। तो था ही नहीं। तो वो चैट। बेसिकली पुराने डाटा पे काम करता है वो। तो जब हाँ, तो वो पुराने तो पे तो पुराना हेल्पिंग एआई ऑलरेडी है हो ना। रखा हो। हाँ सर। वो तो हेल्पिंग एआई है, वो तो 2021 तक का ही डेटा है उसके पास। तो आप उससे न्यूज़ ओके। वगैरह नहीं लिखवा सकते। आप उससे किसी XYZ टॉपिक पे आर्टिकल लिखवा सकते हो, न्यूज़ पे तो आप काम ही नहीं करा सकते, क्योंकि न्यूज़ तो करंट होती है हमेशा। नहीं नहीं सर, तो जैसे एक न्यूज़ ही पे नहीं करवा सकते आप। क्रिप्टो करेंसी अभी रिसेंटली जो अभी हुआ है, वर्क हो रहा है क्रिप्टो करेंसी पे, लोग वो भी क्या वर्क न्यू हो रहा कुछ। सर अभी क्या हुआ था, क्रिप्टो करेंसी डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल रुपीज कहते हैं, डिजिटल मनी की तरह यूज किया जा रहा है अब। करेंसी को है? हाँ। उस फॉर्म में चेंज किया जा रहा है हम्म। डिजिटल पे में पेमेंट के लिए। तो एक हम्म। ये था कि हम एनएफटी पे काम कर रहे हैं। जब एनएफटी नया रूल अमेरिका में, एनएफटी का नया रूल आया, कुछ है, कुछ उस पे कुछ उन्होंने वर्क किया है। मैं ढंग से याद तो नहीं वो मुझे भी सब। चीज़ तो होगा नहीं ना जीपीटी के पास। वो डेटा हाँ, तो तो होगा वो नहीं मैं उस जीपीटी के पे पास। वो सर्च कर रही थी न्यूज कुछ मिल जाए, क्योंकि हम हर जगह तो मैंने कहीं अपने आप को सब्सक्राइब कर नहीं रखा कि न्यूज मुझे कहीं से मिल सके बेसिकली ज्यादा। तो उसके लिए मैं वो देख रही थी, तो नहीं मिला मुझे। हाँ, तो जीपीटी में 2021 के बाद का कंटेंट नहीं है। एनएफटी तो 2021 में ही आया था, जब कोविड चल रहा है अच्छा तभी अच्छा। एनएफटीज आई थी मार्केट में। और क्रिप्टो करेंसी हम्म। पहले से है वैसे मार्केट में, बट आजकल जो न्यूज़ आ रही है वो आपको जीपीटी के अंदर नहीं मिलेगी। जीपीटी के अंदर आप हम्म। कंटेंट बनवा सकते हो, है ना। या तो आप उसको डिस्क्राइब करो, उसके बेसिस पे कंटेंट, जैसे आप उसको पॉइंटर्स बना के दे दो न्यूज़ के बारे में, तो उसके हम्म। बेसिस पे आपको कंटेंट बना के दे देगा। बट आप उससे न्यूज़ वगैरह पूछोगे तो नहीं बना पाएगा वो। ठीक मैंने है, तो सेम। कॉपी एआई यूज किया था, बार्ड। चैट जीपीटी तो कम यूज, अपनी स्टडीज के लिए यूज किया था चैट जीपीटी को। हाँ, बार्ड कॉपी यूज़ कर एआई तो सकते हो, मैंने। बार्ड में भी नहीं है। ओके। ठीक है। तो ये था हमारा ऑन पेज एसईओ। अब क्या है कि वेबसाइट को टेक्निकली भी स्ट्रांग बनाना पड़ता है, जैसे कि उसकी स्पीड हो गई, उसका ग्राफ्स वगैरह हो गए, साइट मैप हो गए, ये सब चीज़ें होती है। तो ये सब चीज़ें अभी हम कवर करेंगे टेक्निकल एसईओ के अंदर, क्योंकि टेक्निकल एसईओ अगर हम नहीं करेंगे तो हमारी वेबसाइट सिक्योर नहीं होगी, हमारी वेबसाइट फास्ट नहीं होगी। इससे क्या होगा, हमारी वेबसाइट का लोडिंग टाइम इंक्रीज हो जाएगा, हमारी वेबसाइट की रैंकिंग कम हो जाएगी, हमारी वेबसाइट गूगल में सही से इंडेक्स नहीं हो पाएगी। गूगल में इंडेक्सिंग चेक कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें अभी मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा। ठीक है ना। तो इधर ध्यान से देखना आप। तो नंबर वन क्या है हमारा, नंबर वन है हमारा HTTPS। HTTPS के बारे में जब हम फंडामेंटल्स पढ़ रहे थे तब भी हमने डिस्कस करा था कि हमें अपनी वेबसाइट को सिक्योर बनाने के लिए SSL सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है ना। हम्म। हमें अपनी वेबसाइट को सिक्योर बनाने के लिए SSL सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है, तो वो HTTPS कहलाता है। जैसे आप किसी वेबसाइट का HTTPS चेक करोगे तो वो तो आपको यहाँ पर एक लॉग लगा हुआ दिख जाएगा। जिस पर नहीं लगा हो तो मतलब वो HTTP है बस। और S की जो वैल्यू है, जो यहाँ पर सिक्योरिटी की जो वैल्यू है, ये मैंने फंडामेंटल वाली क्लास के अंदर काफी अच्छे से एक्सप्लेन करा था। तो आपको हम्म। अगर ये फिर भी ना समझ आए तो आप एक बार उससे गो थ्रू कर सकते हो। क्योंकि ये जो सिक्योर सॉकेट लेयर होती है, ऐसी ये बेसिकली परचेज कर सकते हो आप, जो होस्टिंग प्रोवाइडर है उससे परचेज कर सकते हो और अपनी वेबसाइट पे ऐड कर सकते हो। तो ये क्या करता है कि आपकी वेबसाइट का सर्वर के साथ एक सिक्योर कनेक्शन क्रिएट कर देता है, ताकि आपका डेटा लीक ना हो आपकी वेबसाइट से। ओके। तो ये चीज़ होती है। तो ये सिक्योर सॉकेट लेयर आपको लगानी इंपॉर्टेंट होती है, और गूगल ये लगाने के लिए इसीलिए कहता है क्योंकि कस्टमर जो भी आपकी वेबसाइट पे डेटा डाल रहा है वो सिक्योर रहना चाहिए। उसके लिए HTTPS होना चाहिए। क्योंकि अगर कस्टमर का डेटा, अगर आप HTTPS नहीं रखोगे तो कस्टमर का डेटा कहीं ना कहीं सिक्योर नहीं है। कभी कोई अगर हैकर एंटर करता है तो वो कस्टमर का सारा डेटा स्टील कर सकता है। ठीक है। तो इस चीज के लिए आपकी वेबसाइट पे HTTPS होना चाहिए। अब नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है टेक्निकल एसईओ के अंदर, वो है हमारा स्पीड। वो है हमारा क्या, स्पीड। तो वेबसाइट का स्पीड ऑप्टिमाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप वेबसाइट का जो लोडिंग टाइम है उसको कम करो। ठीक है। जैसे कोई भी वेबसाइट हो, लोडिंग टाइम उसमें ज़्यादा होता है, जैसे कि इसी वेबसाइट को अगर हम इनकॉग्निटो मोड में खोलें तो ये इसका लोडिंग टाइम है अराउंड 1.3 सेकंड्स है। 1.3 सेकंड्स में ये वेबसाइट पूरी लोड हो गई। अब कई वेबसाइट होती है जिनका 10-10 सेकंड्स होता है लोडिंग टाइम, है ना। किसी का 15 सेकंड, जैसे एक वेबसाइट है मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये वेबसाइट। और इस वेबसाइट का देखो लोडिंग टाइम कितना है, अभी तक लोड हो रही है ये।
अब जाके फुल लोड हुई है। 3 से 4 सेकंड इसका लोडिंग टाइम है, बट फुल्ली लोड टाइम इसका 11 सेकंड तक हुआ, 10 से 11 सेकंड तक। तो इस केस में क्या होता है, हमारी रैंकिंग डाउन होने लगती है जब वेबसाइट की स्पीड इतनी कम होती है। जब वेबसाइट की स्पीड इतनी कम होती है तो हमारी रैंकिंग डाउन होने लगती है, क्योंकि विजिटर्स हमारी वेब पेज से बाउंस होना शुरू कर देंगे ना, या फिर विजिटर लेट विजिट करेंगे हमारी वेबसाइट पे, तो गूगल पे गलत इंपैक्ट जाता है, जिससे हमारी रैंकिंग डाउन हो जाती है, चली भी जाती है। जिस कीवर्ड पे हम रैंक कर रहे हैं उससे रैंकिंग चली भी जाएगी, क्योंकि यूजर एक्सपीरियंस खराब हो रहा है ना, वेबसाइट की स्पीड स्लो हो रही है, तो यूजर एक्सपीरियंस खराब हो रहा है। रितु समझ आ रहा है आपको क्या कह रहा हूँ मैं? हाँ। हाँ। ठीक है। तो इस चीज को किस तरीके से ठीक करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारा एसईओ के अंदर, कि स्पीड को कैसे ठीक करें। यूजुअली देखो डेवलपर्स ये काम करते हैं, बट बीइंग एन एसईओ एनालिस्ट आपको भी ये चीज पता होनी चाहिए कि स्पीड ऑप्टिमाइजेशन किन किन तरीके से की जा सकती है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिससे आपकी वेबसाइट की स्पीड इंप्रूव हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स लिखे हैं जो आपकी वेबसाइट की स्पीड को इंप्रूव करते हैं। नंबर 1 इज इमेज ऑप्टिमाइजेशन। अब इमेज ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, जब भी हम कोई वेबसाइट पे इमेज लगाते हैं ना, जब भी कोई इमेज ऐड करते हैं, बेसिकली होता क्या है कि वो इमेज जो होती है सर्वर में जाके अपलोड हो जाती है। और जब कोई बंदा वेबसाइट किसी डिवाइस में ओपन करता है, या जैसे आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो, तो सर्वर से वो डेटा आपके फोन में डाउनलोड होता है, तब ओपन होता है। तो जितनी हैवी इमेज होती है उतना ज्यादा टाइम लेती है डाउनलोड होने में। ठीक है, तो एक वेब पेज में आपके आपकी जो इमेजेस का साइज होना चाहिए वो 50 to 100 KB तक होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। 50 to 100 KB, नॉट MB। 50 to 100 KB। ठीक है, जैसे कि हम गूगल से कोई इमेज डाउनलोड करते हैं, जैसे कि वॉलपेपर, इस पे थोड़ा लार्ज साइज का वॉलपेपर ले लेते हैं, इसे ले लेते हैं, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ये वेब पे में इमेज। अभी देखो ये जो इमेज डाउनलोड करी है मैंने, इसका आपको साइज दिख रहा है, ये देखो बॉटम पे लिखा हुआ है नीचे 74 KB। इस इमेज का साइज लिखा हुआ है 74 KB, बट ये इतनी ज्यादा अच्छी क्वालिटी की बड़ी इमेज तो है नहीं, ये तो इतनी छोटी सी इमेज है। तो इतना ज्यादा साइज यूज करने का कोई मतलब है नहीं। तो आपको कोशिश करना है कम से कम साइज करना है इमेज का, कंप्रेस करना है उस इमेज को। तो 74 KB है, प्लस इस इमेज का, ये इमेज का जो टाइप है वो क्या है, इस इमेज का जो टाइप है वो है जेपीजी। ये देखो आपको लिखा है जेपीजी, इस इमेज का टाइप जेपीजी है। तो जब भी आप वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो, वेबसाइट में इमेज अपलोड कर रहे हो, तो वेबसाइट को फास्ट करने के लिए आप क्या करोगे, पहले आप उस इमेज को कंप्रेस करोगे, फिर उसका फाइल टाइप चेंज करोगे। पहले उसे कंप्रेस करोगे, फिर उसका फाइल टाइप चेंज करोगे, उसको हम कन्वर्ट करेंगे वेब पी में। वेब पी, WEBP, वेब पे उसका फाइल टाइप कर देंगे, जिससे उसकी वेब इमेज की जो स्पीड है वो इम्प्रूव हो जाएगी, और इमेज का साइज जो है वो कम हो जाएगा। ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। जिसकी इमेज हमारी 74 KB की। आप गूगल पे सर्च करो कंप्रेस जेपीजी फाइल, कोई भी एक वेबसाइट ओपन कर लो, यहाँ पर अपलोड कर लो अपनी इमेज। ठीक है, क्वालिटी के मीटर को हम थोड़ा सा कम कर देते हैं, 85 पे कर देते हैं। यहाँ पे हमारी इमेज कंप्रेस हो गई है। अब हमारी जो न्यू इमेज है उसका साइज कितना हो गया है, 59 KB। इसका साइज हो गया है 59 KB। अब हम इसको कन्वर्ट कर देंगे वेब पी में, ताकि ये और ऑप्टिमाइज हो जाए। वेब पी में कन्वर्ट करने का दो फायदे होते हैं, एक तो आपकी इमेज ऑप्टिमाइज हो जाती है, और प्लस ये बहुत जल्दी ओपन होती है, क्योंकि ये वेब के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाती है, ये वेब के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाती है। तो आपको गूगल पे सर्च करना है जेपीजी, जेपीजी टू वेब पी। यहाँ पे जेपीजी वेब पी ओपन करोगे, यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करोगे, यहाँ से अपनी इमेज चूज करोगे, कन्वर्ट पे क्लिक कर दोगे। ये मैं डाउनलोड कर ली इमेज। और जो मेरी थर्ड इमेज है, अब इसका साइज कितना है, 38 KB। तो हमने 74 KB से एक इमेज को 38 KB कर दिया उसका साइज। इमेज हमारी सेम है देखो, इमेज में कुछ फर्क नहीं आया है,
बट साइज में कितना फर्क आ गया, हमारी इमेज जो है वो 74 KB से 38 KB पे आ गई है, तो इमेज का साइज ऑलमोस्ट हाफ हो गया है। तो अब इमेज ज्यादा ऑप्टिमाइज होगी, ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगी, ज्यादा जल्दी लोड होगी। तो ये होता है इमेज ऑप्टिमाइजेशन। तो आप अपनी वेबसाइट में जो इमेजेस ऐड कर रहे हो वो आपको हमेशा ऑप्टिमाइज करके डालनी है, इससे आपकी वेबसाइट की स्पीड कम नहीं होगी, सॉरी बढ़ेगी नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इमेज ऑप्टिमाइजेशन करना है। नेक्स्ट है हमारा क्या, रेंडर ब्लॉकिंग। अब रेंडर ब्लॉकिंग क्या होती है, देखो क्या होता है। रेंडरिंग वर्ड सुना है आप दोनों में से किसी ने कभी? सुना है सर, बट ना उसकी मीनिंग नहीं याद है। ओके। रेंडर ब्लॉकिंग का मतलब क्या होता है कि जब भी आपकी वेब पेज लोड होती है वेबसाइट की, जब भी ये वेब पेज लोड होता है तो ये इसे रेंडरिंग कहते हैं। जैसे वीडियो में भी वीडियो एडिटिंग भी जब करते हैं ना और उसे एक्सपोर्ट करते हैं, तो रेंडरिंग होती है पहले। रेंडरिंग का मतलब होता है कि डेटा आपका लोड हो रहा है आपके डिवाइस में, आपके डिवाइस में जितना डेटा है वो लोड हो रहा है। तो रेंडरिंग जब आपकी वेबसाइट हो रही है, रेंडर हो रही होती है आपकी वेबसाइट, मतलब आपके डिवाइस के अंदर लोड हो रही होती है जब आपकी वेबसाइट ओपन होने के लिए, तो उस केस में क्या होता है कि हमारी वेबसाइट के हेड वाले पार्ट में, मैं इस हेड की बात नहीं कर रहा, मैं कोडिंग वाले हेड की बात कर रहा हूँ, कि हमारे इस हेड वाले पार्ट में, जो हमारा हेड है, इस पार्ट में कुछ ट्रैकिंग कोड्स लगे रहते हैं हमारे किसी प्लगइन के, एलिमेंटर के, या फिर जो भी प्लगइन हमने डाल रखे हैं, या फिर प्लगइन नहीं भी डाल रखे, प्लगइन के बिना वेबसाइट बनी हुई है या कोडिंग वाली वेबसाइट है। कुछ ट्रैकिंग कोड्स होते हैं, कुछ टूल्स के कोड होते हैं जो आपके वेब पेज को हैवी कर देते हैं, जो आपके वेब पेज को हैवी कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि आपका रेंडरिंग ब्लॉक होने लगता है। आपका रेंडरिंग जो है वो ब्लॉक होने लगता है, इससे वेबसाइट की स्पीड कम हो जाती है। तो इसको फिक्स करने के लिए हम रेंडर ब्लॉकिंग को रिमूव करते हैं। इसको फिक्स करने के लिए हम रेंडर ब्लॉकिंग को रिमूव करते हैं। तो रेंडर ब्लॉकिंग को रिमूव करने के लिए आप एक प्लगइन यूज कर सकते हो, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, जिसका नाम है क्या, हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड प्लगइन के थ्रू आप रेंडर ब्लॉकिंग फिक्स कर सकते हो। तो आपको प्लगइन्स वाले सेक्शन में जाना है, ऐड न्यू पे क्लिक करना है, ये सारी चीजें आपको परफॉर्म करनी है अपनी वेबसाइट पर। आप सर्च करना है हमिंग बर्ड, और ये प्लगइन आपने इंस्टॉल कर लेना है। एक्टिवेट कर देंगे इसको। फिर यहाँ पे आएंगे और इसमें आएंगे असेट ऑप्टिमाइजेशन में, हमिंग बर्ड के अंदर असेट ऑप्टिमाइजेशन में आएंगे। विजार्ड को स्किप कर दो। एक्टिवेट करेंगे एसेट ऑप्टिमाइजेशन को। एसेट ऑप्टिमाइजेशन क्या करेगा, जो हमारी वेबसाइट के अंदर कोडिंग हो रखी है ना उसको ऑप्टिमाइज करके अपने हिसाब से सेट कर देगा। जो इंपॉर्टेंट कोड्स है उन्हें चेंज कर देगा, जिससे हमारी वेबसाइट की रेंडर ब्लॉकिंग कम हो जाएगी। बट आप इसको मैनुअली भी कर सकते हो। मैनुअली कैसे कर सकते हो, आपको क्या करना है, आपको एक वेबसाइट, यहाँ पे वेबसाइट ओपन करनी है, गूगल वेबसाइट स्पीड टेस्ट, ये वाली वेबसाइट ओपन करनी है और अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालना है। यहाँ से आप टेस्ट करते हो अपनी वेबसाइट की स्पीड, कि आपकी वेबसाइट की स्पीड कितनी है, और अगर स्लो है तो उसमें कौन कौन सी चीजें जो आपकी वेबसाइट को स्लो कर रही है। हम्म, तो आपकी वेबसाइट की मोबाइल स्पीड है 70 और डेस्कटॉप की स्पीड है 93, वैसे ऑप्टिमाइज्ड है डेस्कटॉप के लिए। मोबाइल की स्पीड 70 है, और नंबर वन इशू जो है वो है क्या, रेंडर ब्लॉकिंग, जो आपके 1.79 सेकेंड्स ले रहा है। मतलब वेब पेज का 1.79 सेकेंड्स जो जा रहा है वो जा रहा है आपका रेंडर ब्लॉकिंग में। मतलब आपकी रेंडरिंग की वजह से आपकी वेबसाइट का लोडिंग टाइम ये इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जब इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ नीचे आप देखोगे कि कौन कौन से ऐसे एक्सटेंशंस हैं जो आपकी वेबसाइट को ब्लॉक कर रहे हैं।
ठीक है, यहाँ पर जो जो एक्सटेंशन है CSS के, हमिंग बर्ड के एसेट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं जो आपके लोडिंग टाइम को इंक्रीज कर रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पर देखो क्या क्या है, यहाँ पर अगर आप होवर करोगे ना, जब इस पर होवर करोगे तो आपको लेफ्ट बॉटम पे लिखा हुआ दिख जाएगा फॉन्ट डॉट गूगल CPI। तो CSS से रिलेटेड जो स्टफ है वो आपकी वेबसाइट की लोडिंग टाइम को इंक्रीज कर रहा है। तो आपको एसेट ऑप्टिमाइजेशन में जाना है और इसे मैनुअल पे शिफ्ट करना है ऑटोमेटिक से। अब मैनुअल पे शिफ्ट करके यहाँ पर आप देख रहे हो कि CSS से रिलेटेड जो स्टफ है, हमारा CSS फैमिली ये हमारी वेबसाइट के लोडिंग टाइम को इंक्रीज कर रहा है। तो आपको क्या करना है, इनको फुटर में शिफ्ट कर देना है। इन कोड्स को जो हेडर में लगे हुए हैं जो आपकी वेबसाइट को स्लो कर रहे हैं, इन्हें फुटर में शिफ्ट कर देना है। ये बेसिकली गूगल फॉन्ट्स हैं। तो आप यहाँ पर आओगे, यहाँ पर आपको सर्च करना है गूगल फॉन्ट्स, या फिर फॉन्ट सर्च करना। यहाँ पे फॉन्ट सर्च करने पे यहाँ पर हमें कुछ कोड्स मिल जाएंगे जो हेडर में लगे होंगे हमारे। ये देखो, ये दोनों हमारे हेडर में लगे हुए हैं। तो आप क्या करो, इन दोनों को क्या करो, फुटर में शिफ्ट कर दो। जब हम इन दोनों ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो ये दोनों कोड जो है हमारे, ये फुटर में शिफ्ट हो गए हैं यार। काम ये सेम करेंगे, बट इनकी लोडिंग जो होगी वो फुटर में जाके होगी। काम ये दोनों सेम कर रहे हैं बट इनकी लोडिंग फुटर में जाके होगी। तो मोस्टली ये चीज आपको स्पीड में इम्प्रूवमेंट दे देगी। ये चीज आपको स्पीड में इम्प्रूवमेंट दे देगी। क्या पता नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ सकता है, आपकी परफॉर्मेंस कम भी हो सकती है, क्योंकि अलग अलग जो इसके वेरिएशंस हैं वो डिपेंड करते हैं एक दूसरे पर, को डिपेंडेंट है। जैसे कि सिर्फ रेंडर ब्लॉकिंग नहीं है, मिनिफिकेशन भी डिपेंडेंट है, CDN भी डिपेंडेंट है। तो आपस में कॉम्बिनेशन भी डिपेंडेंट रहते हैं। तो कहीं कंपल्सरी नहीं है कि हर बार अगर आप यहाँ पे फुटर में शिफ्ट कर रहे हो कोड को तो ऑप्टिमाइज होगा ही होगा। कुछ और इश्यूज भी आपको देखने को मिल सकते हैं इसके अंदर। तो हमने क्या करा, हमने CSS फॉन्ट्स को फुटर में शिफ्ट कर दिया। ये हेडर में लगे हुए थे इसलिए वेबसाइट को स्लो कर रहे हैं। तो हमने फॉन्ट्स को कर दिया। इसके बाद क्या है, हमारा वो कॉमर्स है और हमारे हमिंग बर्ड के एसेट्स हैं, है ना। तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे वो कॉमर्स। यहाँ पे हमारे वो कॉमर्स के कोड हमारा जो हमारी वेबसाइट के उसको स्लो कर रहे हैं, तो हम इनको हेडर में शिफ्ट, इनको फुटर में शिफ्ट कर देंगे। CSS हमने ऐड कर दी। CSS में और कुछ है यहाँ पे। तो ये देखो, ये हमारे सारा CSS का कंटेंट है जो हमारी वेबसाइट को स्लो कर रहा है। अब कौन कौन से CSS में हमें दिक्कत दे रहे हैं, ये दे रहा है हमारा कौन सा, एलिमेंटर का असेट्स वाला CSS। असेट का CSS में नहीं है। चलो, जितना ऑप्टिमाइजेशन करा है इसको आप सेव पब्लिश करोगे इन चेंजेस को, अपने चेंजेस आपने पब्लिश कर दिए। अब एक बार आप स्पीड टेस्ट वापस करके देखोगे, कुछ अगर इम्प्रूवमेंट होता है या डाउनग्रेड जाता है, क्या होता है वो देखेंगे हम। परफॉर्मेंस में हमारा थोड़ा चेंज आया है, परफॉर्मेंस हमारी डाउन गई है, बट हमारा LCP जो है वो इम्प्रूव हो गया है। ये 5.1 से 4.7 सेकेंड हो गया है। LCP क्या होता है कि जो आपका फ्रंट पेज जो लोड हो रहा होता है, ये उसकी स्पीड होती है। अब देखो, यहाँ पे हमारा जो पहला इशू था वो क्या था, एलिमिनेट रेंडर ब्लॉकिंग। और वो एलिमिनेट रेंडर ब्लॉकिंग कम हो गया हमारा, 1 पॉइंट कितना था 57 सेकंड से ये 0.24 सेकंड हो गया। तो मतलब हमने रेंडर ब्लॉकिंग ठीक कर दी कई हद तक। कुछ कोड्स अभी बचे हुए हैं, बट हमने ऑलमोस्ट रेंडर ब्लॉकिंग ठीक कर दी है। अब हमारा जो मेन थोड़ा सा इशू चल रहा है वो चल रहा है हमारा क्या, रिड्यूस इनिशियल रिस्पॉन्स टाइम। इनिशियल सर्वर रिस्पॉन्स टाइम बेसिकली ये होता है कि आपने जो प्लगइन्स अपनी वेबसाइट में डाल रखे हैं उनको जो रिक्वायरमेंट नहीं है उनको हटा दो। आपकी सर्वर की स्पीड, ये सब चीजें मैटर करती है इसके अंदर। ठीक है, तो इसमें तो आप प्लगइन वाली वेबसाइट है तो ये वाला थोड़ा इशू तो रहेगा।
बट यहाँ पर आपका एलसीपी इंप्रूव हो गया है। गूगल के अंदर आपके वेबसाइट का एलसीपी 4 सेकेंड्स के अंदर होना चाहिए, अभी इसको और हमें कम करने की जरूरत पड़ेगी। तो आपका जो एलसीपी है वो 4 सेकेंड से कम होना चाहिए। वो एलसीपी क्या होता है हमारा, जो आपका ये फर्स्ट पेज जो लोड हो रहा होता है सामने स्क्रीन पे, ये हमारा एलसीपी होता है। तो इसकी लोडिंग टाइम जो होना चाहिए वो 4 सेकेंड से कम होना चाहिए, तो इसमें और ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा, फिर इसका एलसीपी कम हो जाएगा। ओके, तो आपको ये चीजें परफॉर्म करनी है, इससे आपका वेब पेज और स्लो हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे कि इसमें से हम एक दो और प्लगइन हटा दें, जैसे कि एलिमेंटर प्रो हटा दें और स्टार्टर टेम्पलेट हटा दें और व्यूज टेस्ट हटा दें। चलो इनको डिलीट कर देते हैं। हेलो। हम्म, अ, सर ये हमने चेंज किया मतलब सब ये जो भी मतलब फॉन्ट नीचे लाए तो उसमें वेबसाइट में फर्क पड़ेगा उसके नहीं 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 स्ट्रक्चर में या? नहीं, स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वेबसाइट आपकी सेम रहेगी। बस वो वाले जो कोड्स हैं वो बाद में लोड होंगे, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, आपको सामने से पता नहीं चलेगा कि बाद में लोड हुए हैं, आपके लिए सब सेम रहेगा, बट वेबसाइट में ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगा। तो अभी ओके। हमने कुछ प्लगइन्स में चेंज कर रहे हैं, तो अब देखते हैं स्पीड में क्या चेंज आता है। तो अब देखो हमारी जो स्पीड है वो 76 हो गई, परफॉर्मेंस हमारी, हमारा एलसीपी 4.1 पर आ गया है और हमारी परफॉर्मेंस भी 76 पर आ गई है। तो यहाँ पे हमारा इनिशियल सर्वर रिस्पॉन्स टाइम 2.5 सेकंड से 1.5 सेकंड हो गया है। तो अब हमें थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन ऑन करना है और उसके बाद हमारा एलसीपी भी कम हो जाएगा और वेबसाइट की स्पीड भी इंप्रूव हो जाएगी। तो देखा आप लोगों ने किस तरीके से हम अपने वेबसाइट की टेक्निकल स्पीड को इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि हमारी वेबसाइट जल्दी ओपन हो। अब इनकॉग्निटो मोड में साइट को एक बार और ओपन करेंगे कि कुछ चेंज तो नहीं हुआ वेबसाइट में, वेबसाइट का यूआरएल हमने डाला और वेबसाइट बहुत ज़्यादा फास्ट ओपन हो गई है, मतलब 1 सेकंड से भी कम टाइम लिया है और वेबसाइट में कुछ आपको अलग चेंज नहीं दिखेगा, सब एकदम सही है। कुछ चेंज तो नहीं दिख रहा आपको, कोई खराब स्ट्रक्चर तो नहीं दिख रहा, है नहीं। ना। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। और ये गूगल का आप टूल यूज कर सकते हो, यही सबसे सही टूल है वेबसाइट का स्पीड एनालिसिस करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्पीड ऑप्टिमाइजेशन। अब इसमें दो चीजें और है, HTML CSS मिनिफिकेशन एंड CDN सेटअप। HTML CSS मिनिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि जो आपके वेबसाइट के कोड्स होते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे कोड दिखा रहा था, तो इसका हम कोड देखेंगे तो ये देखो काफी ओपन हो रखे हैं कोड, मतलब काफी स्पेसिंग है कोड के बीच में, तो ये जो स्पेसिंग होती है वेबसाइट के लोडिंग टाइम को इंक्रीज करती है। ये जो स्पेसिंग होती है आपके लोडिंग टाइम को इंक्रीज करती है। तो आपको क्या करना है, इन्हें मिनिफाई करना है, कोड्स को मिनिफाई करना है। तो सेम प्लगइन के अंदर ही मिनिफिकेशन का ऑप्शन होता है gzip कंप्रेशन के अंदर। तो आप gzip कंप्रेशन में जाओगे और ये हमारा gzip कंप्रेशन जो है ये एक्टिवेट हो रखा है। ठीक है, इसके अलावा और भी वैसे यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। ठीक है, gzip कंप्रेशन हमारा एक्टिवेट हो रखा है, तो कुछ टाइम बाद हमारे जो कोड्स हैं ये अपने आप क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे, कंप्रेस हो जाएंगे। ये जो हम्म। कोड्स हैं हमारे, ये मर्ज हो जाएंगे। ये देखो जैसे ये कोड्स मर्ज हो गए ना हमारे सारे, ये देखो सारा CSS का कोड हमारा मर्ज हो गया है। तो इसे कहते हैं gzip कंप्रेशन। gzip कंप्रेशन से हमारे कोड मर्ज हो जाते हैं और लोडिंग टाइम कम हो जाता है। तो ये प्लगइन डालने के बाद ही हमारा gzip कंप्रेशन हुआ है, तो ये gzip कंप्रेशन से हमारे कोड मर्ज हो गए हैं। ओके, तो ये हमारा, इसे हम मिनिफिकेशन भी कहते हैं कि मतलब मिनिफाई कर दिया, उन्हें छोटा कर दिया कोड्स को, कोड में लाइंस वगैरह में स्पेसिंग हटा दी है ताकि लोडिंग टाइम कम हो जाए कोड्स का। तो ये तो हमारा मिनिफिकेशन। लास्ट है हमारा CDN सेटअप, जिसमें मैंने कल एक आर्टिकल भी डाला था और ग्रुप में शेयर भी करा था आप लोगों को पढ़ने के लिए। CDN क्या होता है, इसे कहते हैं कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। CDN को कहते हैं कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क
बेसिकली क्या करता है कि जैसे कि आपने वेबसाइट जो है अपनी होस्ट करी हुई है एक सर्वर पे, वो सर्वर यूएसए में है। क्योंकि जैसे कि जब आप कोई भी होस्टिंग प्लान परचेज करते हो जैसे गोडैडी या होस्टिंगर, तो इन लोगों के सर्वर होते हैं मतलब मल्टीपल लोकेशन पे, इंडिया में, यूएसए में, यूके में, ऐसे सर्वर्स होते हैं इनके अलग अलग लोकेशन पे। तो क्या होता है कि अब मैं इंडिया में वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ, मेरी वेबसाइट वेबसाइट का जो डेटा है वो यूएसए के सर्वर पे है, तो लोडिंग डाउनलोड होने में डेटा थोड़ा सा टाइम लेता है। बट जब मैं सीडीएन सेटअप करूंगा, तो क्या होगा कि सीडीएन के जो सर्वर्स होते हैं ना वो बहुत थोड़ी थोड़ी लोकेशन पे होते हैं। मतलब बहुत थोड़ी थोड़ी लोकेशन पे उनके सर्वर बने हुए होते हैं, जैसे इंडिया में ही उनके 150 लोकेशन पे सर्वर्स बने हुए होंगे, यूएस में बहुत जगह लोकेशन पे उनके सर्वर्स बने होंगे। तो वेबसाइट क्या होगी, वो जल्दी डाउनलोड होगी, नियरेस्ट सर्वर से वो वेबसाइट जो होगी डाउनलोड हो जाएगी, नियरेस्ट सर्वर के ऊपर वो वेबसाइट ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगी, और जब भी मैं वो वेबसाइट ओपन करूंगा तो वो इजीली मेरे फोन में डाउनलोड हो जाएगी, जल्दी ओपन हो जाएगी। तो ये होता है सीडीएन। अब सीडीएन आप परचेज कर सकते हो, जैसे कि वर्डप्रेस पे काम कर रहे हो तो आप डब्ल्यूपी रॉकेट परचेज कर सकते हो। डब्ल्यूपी रॉकेट आपको सीडीएन सर्विस प्रोवाइड करता है। यहाँ से आप इसका प्लान परचेज कर सकते हो, बाय डब्ल्यूपी रॉकेट में जाओगे तो यहाँ पर आपको सीडीएन मिल जाएगा इनका। जब भी आप परचेज करोगे तो ये अपने आप सीडीएन बना दे, कुछ नहीं करना, आप ये प्लगइन परचेज करके अपनी वेबसाइट में एक्टिवेट करना है। क्या होगा कि आपकी वेबसाइट में सीडीएन क्रिएट कर देगा ये, और आपकी वेबसाइट और जल्दी डाउनलोड होगी। ओके, ये सीडीएन आप कोडेड वेबसाइट में भी यूज कर सकते हो, आप क्लाउड फ्लेयर से सर्विस परचेज कर सकते हो। क्लाउड फ्लेयर यहाँ पे आप सर्च करोगे, क्लाउड फ्लेयर सीडीएन, यहाँ पे अपना क्लाउड फ्लेयर सीडीएन में आओगे और यहाँ पर आप अपना सर्विस परचेज करोगे सीडीएन की। तो ये ऑटोमेटिक सीडीएन बस दो दो कोड देता है आपको, अपने वेबसाइट में लगाने पड़ता है और आपका सीडीएन जो है वो सेटअप हो जाता है। इससे क्या रहता है कि वेबसाइट जल्दी डाउनलोड होती है। ठीक है, मल्टीपल लोकेशन पे सर्वर सेटअप हो जाता है, तो आसानी से वेबसाइट डाउनलोड हो जाती है किसी भी डिवाइस में, जो भी डिवाइस वेबसाइट को ओपन करता है। तो सीडीएन आपको ऐसे वेबसाइट की स्पीड इंप्रूवमेंट में हेल्प करता है। तो ये सारी चीजें जब आप इन सब चीजों का ध्यान रखोगे, इन सब चीजों पे काम करते हुए चलोगे वेबसाइट बनाते टाइम, तब आपकी वेबसाइट का स्पीड सही रहेगा और गूगल में जल्दी इंडेक्स होगी। क्योंकि अगर आपकी स्पीड सही नहीं होगी ना तो गूगल में वेबसाइट इंडेक्स ही नहीं होगी जल्दी। तो ये बहुत बड़ा लैग होता है। तो आपको स्पीड इंप्रूव करनी है तो ये वैसे स्पीड ऑप्टिमाइजेशन आप वेबसाइट बनाने के बाद भी कर सकते हो, क्योंकि डेवलपमेंट फेज में तो टेस्टिंग चलती रहती है, इमेज डिलीट करना ऐड करना चलता रहता है। एक बार जब सब ऐड हो जाए तो उसके बाद आप स्पीड ऑप्टिमाइजेशन कर दो। ये सारी चीजों को ध्यान में रखिए। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा वेब मास्टर। वेब मास्टर क्या होता है, गूगल में वेबसाइट जब हम इंडेक्स कराते हैं तो हमें क्या है कि हमें एक डैशबोर्ड की जरूरत भी तो है, हमें पता भी तो होना चाहिए कौन सा पेज इंडेक्स हुआ है कौन सा नहीं हुआ है, ये भी तो पता होना चाहिए। तो इसके लिए हम सेटअप करते हैं गूगल सर्च कंसोल। इसके लिए हम सेटअप करते हैं गूगल सर्च कंसोल। ठीक है, इसके आगे लिख देता हूँ मैं गूगल सर्च कंसोल। ठीक है। तो कैसे करते हैं, आपको गूगल में जाना, गूगल सर्च कंसोल सर्च करना है। यही एक टूल है जिसके थ्रू आप कर सकते हो, और कोई अलग टूल नहीं होता है इसका। स्टार्ट नाउ पे क्लिक करोगे, अपनी जीमेल आईडी से साइन इन कर लोगे, किसी एक जीमेल आईडी से, जिस जीमेल आईडी से आपको अपनी वेबसाइट गूगल पे इंडेक्स करवानी है। ठीक है, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ऐड करा हुई ये वेबसाइट, तो पहले मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से ताकि मैं आपको बताऊँ कि ऐड कैसे होती है। सर्च कंसोल पे आना है, आपने ऐड प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपनी वेबसाइट का लिंक डालना है। ऐड प्रॉपर्टी पे आना है। जब आप नया नया यहाँ पर आओगे इस पेज पर तो आपको ऐसे यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको डोमेन में जाके ऐड प्रॉपर्टी में डोमेन ऐड करना है। तो ये डोमेन आपका आपके सर्च कंसोल में ऐड हो जाएगा। तो गो टू प्रॉपर्टी करोगे तो अब यहाँ पर आपके डोमेन की सारी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी। डिटेल्स बेसिकली क्या आ जाएगी, कितने क्लिक्स आए हैं, कितने विजिटर्स आए हैं पेज पर, वो आ जाएगा। तो अभी तो ये नई वेबसाइट है तो इसलिए कोई क्लिक्स नहीं है, कोई विजिटर नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई परफॉर्मेंस रिपोर्ट नहीं दिखा रहा है। बट अगर हम कोई वर्किंग वेबसाइट ओपन करें जैसे कि डॉक्टर आशीष सैनी की साइट सर ओपन हमें ये करें तो पता यहाँ, चल जाता है कितने विजिटर आए हैं, कितने विजिटर और कौन कौन विजिटर थे हमारे। पूछ रहे हो बता रहे मैं पूछ रही हूँ। हो, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे सिर्फ वो विजिटर पता चलेंगे जो गूगल से आए हैं, जो गूगल पे क्लिक्स करके आए हैं ना, सिर्फ वही विजिटर पता चलेंगे। अच्छा, इसके बिना अलावा लॉगिन किए हुए जो आए हो कैसे पता चल जाएंगे? अगर लॉगिन से बिना गूगल के लॉगिन करे जीमेल अकाउंट से, उसके थ्रू पता चलता है कि आपके पास कौन कौन से विजिटर थे, कहाँ के थे? गूगल लॉगिन किसने, हमने या विजिटर्स ने? अच्छा, विजिटर ने किया होगा तभी पता चलेगा ना कि उनकी ईमेल नहीं नहीं आईडी नहीं पे। नहीं।
विजिटर को कुछ किसी को कुछ लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। वो आपके वेबसाइट पे क्लिक करके आएगा तो अपने आप यहाँ पे आपके पास डेटा आ जाएगा कि कितने विजिटर आपके आए हैं वेबसाइट पे। कोई लॉगिन वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, जैसे कि मैं गूगल पे सर्च करूँगा डॉक्टर आशीष सैनी, यहाँ पे इनकी वेबसाइट आ गई, मैं वेबसाइट पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर अपने आप काउंट हो जाएगा कि एक विजिटर इंडिया लोकेशन से आया था। ठीक है, तो ओके। ये होती है आपकी सर्च कंसोल की परफॉर्मेंस रिपोर्ट। ये परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपको ये बताती है आपकी वेबसाइट पे लास्ट 3 मंथ्स में कितने क्लिक्स आए, कितने इंप्रेशन आए। इंप्रेशन और तो क्लिक में इम्प्रेशन डिफरेंस क्या समझते हो होता ना। है? जैसे कि यहाँ पर मैंने सर्च करा डॉक्टर आशीष सैनी और वेबसाइट हमें दिख रही है, इसे कहेंगे हम इंप्रेशन। ओके। यहाँ पे हम उनकी वेबसाइट दिख रही है, इसे कहेंगे हम इंप्रेशन। इस पर क्लिक करेंगे तो हम ये काउंट हो जाए किसमें, क्लिक में। ठीक। तो कितने क्लिक आए, कितने इंप्रेशन है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। ओके। तो टाइम के साथ अगर ये ग्राफ आपका बढ़ रहा है तो मतलब आपका एसईओ सही हो रहा है। जैसे अगर हम इसको 12 महीने के हिसाब से वो करेंगे फिल्टर, तो यहाँ पर आप देखोगे ग्राफ में डिफरेंस। यहाँ पर इसका एसईओ, फिर हमने काम करना शुरू करा एसईओ पे, तो इसका एसईओ इंप्रूव होता गया, इसके वीकली क्लिक्स इंप्रूव होते गए, मतलब ज्यादा लोग क्लिक करने लग गए आप वेबसाइट पे। ओके, तो यहाँ से आप सर्च कंसोल के थ्रू ये आप चेक कर सकते हो कि हमारी वेबसाइट पे कितना इंप्रेशन आ रहे हैं, कितने क्लिक आ रहे हैं गूगल से, सिर्फ गूगल सर्च से। जैसे देखो जब आपकी वेबसाइट होती है तो यूट्यूब से भी क्लिक आ रहा है, कभी किसी और वेबसाइट से भी आ रहा है, कोई विजिटर है ना, कोई रेफरल रेफरल लिंक से भी आ रहा है ना, कोई रेफर कर रहा है वहां से भी आ रहा है। तो ये अलग अलग लोकेशन से विजिटर आ रहे होते हैं, तो वो सारे विजिटर यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पर आपको सिर्फ गूगल से जो विजिटर आया है वो देखने को मिलेगा। बाकी के सारे विजिटर आपको गूगल एनालिटिक्स में देखने को मिलेंगे, जो गूगल एनालिटिक्स में आपको बाद में सेटअप करना सिखाऊंगा। उसके अंदर सारे विजिटर देखने को मिलेंगे, कहाँ से कौन सा विजिटर आया है, कौन सी लोकेशन से आया है, कौन से दिन में आया है, कौन से टाइम में आया है, ये सब चीजें आपको गूगल एनालिटिक्स में देखने को मिलती है। सर्च कंसोल का मेन रीजन ये है कि आप एक तो अपनी गूगल सर्च की परफॉर्मेंस चेक करते हो, प्लस आपका वेब पेज गूगल में इंडेक्स हुआ है कि नहीं हुआ वो चेक करते हो, और अपने वेबसाइट का साइट मैप यहाँ पर ऐड करते हो। साइट मैप ऐड करने का मतलब क्या होता है कि हमारी साइट का एक मैप क्रिएट हो जाता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, योस्ट हमने रिमूव कर दिया था, योस्ट को रहने देते हैं क्योंकि योस्ट से हमारा साइट मैप क्रिएट होता है। हम्म, अभी आते हैं साइट मैप पे। हाँ, तो मैं आपको सर्च कंसोल का बता रहा था, तो यहाँ पर हमने क्या है, हमने यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी ऐड कर लिया, अपनी वेबसाइट की प्रॉपर्टी को ऐड कर लिया है। ओके। अब यहाँ पे क्या है कि आपको इसे चेक करना है कि मैंने जो पेज क्रिएट करा है, जैसे वेबसाइट के अंदर मेरा अबाउट का पेज है, ये गूगल में इंडेक्स हुआ है कि नहीं हुआ है। ये पेज गूगल के अंदर इंडेक्स हुआ है कि नहीं हुआ है, तो आप कैसे चेक करोगे, आपको सर्च कंसोल में आना है, यहाँ पर सर्च करना है, यहाँ पर अपना वेबसाइट का लिंक ऐड करना और एंटर करना है। ये गूगल में से डेटा निकाल के आपको चेक करके बता देगा कि आपका जो यूआरएल है वेबसाइट का वो गूगल पे है कि नहीं। तो ये पेज अभी इंडेक्स नहीं हो रखा क्योंकि हमने अभी अभी ये वेबसाइट इंडेक्स करी है। इसकी जगह हम कोई ऐसी वर्किंग वेबसाइट का अगर यूआरएल चेक करेंगे, जैसे इसका चेक करेंगे, कोई पेज ले लेते हैं इनका, जैसे कि ऑनलाइन अपॉइंटमेंट का पेज ले लेते हैं, वैसे यहाँ पे सर्च करते हैं। तो ये जो पेज है हमारा ये गूगल में इंडेक्स हो रखा है। ये पेज जो है हमारा ये गूगल में इंडेक्स हो रखा है, इसलिए यहाँ पर ये टिक मार्क दिखे। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो अगर ये इंडेक्स नहीं हो रखा तो आप रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पे क्लिक करके इसको गूगल में इंडेक्स करा सकते हो। इसके अलावा दूसरे तरीके से इंडेक्सिंग कैसे चेक कर सकते हो, आप इसी यूआरएल को आप गूगल पे डबल कोट्स में डालोगे, अगर डबल कोट्स के अंदर इस यूआरएल को डालोगे तो ये आपको यहाँ पर दिखा देगा कि ये वाला पेज इंडेक्स हो रखा है। वरना यहाँ पर नॉट फाउंड दिखा देगा, अगर इंडेक्स नहीं हो रखा होगा ये पेज तो यहाँ पर आपको नॉट फाउंड दिखा देगा। ओके। तो इस तरीके से आप इंडेक्सिंग चेक करते हो कि आपका जो पेज है वो गूगल में इंडेक्स हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो आप सर्च कंसोल में रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पे क्लिक करोगे तो वो रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग के लिए रिक्वेस्ट चली जाएगी और 2-4 दिन में आपका जो यूआरएल है वो गूगल चेक करके इंडेक्स कर देगा। वो चेक क्या करेगा, स्पीड वगैरह ठीक है कि नहीं, टेक्निकली वेब पेज ठीक है कि नहीं, ये सब चेक करके वो आपके वेब पेज को क्या करेगा, इंडेक्स करा देगा। तो इस तरीके से हम यूआरएल को अपने इंडेक्स कराते हैं वेब मास्टर के अंदर, और यही यूज होता है हमारा वेब मास्टर का। नेक्स्ट जो यूज होता है हमारा वेब मास्टर का वो होता है हमारे साइट मैप के लिए। हमारे साइट मैप के लिए, साइट मैप क्या होता है, आपकी वेबसाइट के पेजेस में मल्टीपल पेजेस बने रहते हैं, मल्टीपल पेजेस की एक लिस्ट क्रिएट हो जाती है, उसे कहते हैं साइट मैप।
तो जैसे इस वेबसाइट पे हमने योस्ट एसईओ प्लगइन डाल दिया है तो इसका साइट मैप जनरेट हो गया है। तो आप कैसे चेक करोगे, वेबसाइट आगे डालो स्लैश साइट मैप डॉट एक्सएमएल। तो यहाँ पे देखो इसका साइट मैप क्रिएट हो गया, पेजेस का, पोस्ट का, प्रोडक्ट का, मल्टीपल कैटेगरीज के अंदर साइट मैप क्रिएट हो गया। मैं पेज का साइट मैप पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे पेजेस का साइट मैप आ गया। इसके अंदर सारे पेजेस क्रिएट हो रखे हैं, ये वो है, ये सारे पेजेस हैं साइट मैप के। तो इस साइट मैप को हमें क्या करना होता है, गूगल में इंडेक्स कराना होता है। तो ये जो हमारा साइट मैप है griffin.project.com/sitemaps। तो आपको क्या करना है, आपको इस यूआरएल को कॉपी करना है, सर्च कंसोल में जाना है, जो आपकी प्रॉपर्टी है griffin.project, इसमें साइट मैप वाले सेक्शन में जाना है और यहाँ पे जाके अपना साइट मैप ऐड करते रहे। ये पुराने साइट मैप है तो इसे आप रिमूव कर सकते हो अपना। ये तो जो हमने पहले टेस्टिंग करी थी उसके अंदर ऐड हो रखे थे। ये लेटेस्ट साइट मैप है आपका, आप इसको सबमिट कर दोगे तो गूगल इसको रीड करना शुरू कर देगा और बाद में फिर अपने आप इंडेक्स कर लेगा। जो साइट मैप अभी हमने ऐड करा है, ये गूगल अभी 1 जुलाई को हमने ऐड करा है तो गूगल अब इसे रीड करना शुरू कर देगा और फिर अपने आप इंडेक्स कर लेगा। यहाँ पर आपको मल्टीपल पेजेस, जो आपके जितने पेजेस हैं आपकी वेबसाइट में, वो देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हम साइट मैप ऐड करते हैं। तो साइट मैप ऐड करने का मेन पर्पस ये रहता है कि गूगल मल्टीपल पेजेस को हमारे फाइंड कर पाए कि कितने पेजेस हैं हमारी वेबसाइट में, कौन कौन से पेजेस बने हुए हैं, वो सारे पेजेस फाइंड कर पाए। तो इसके लिए हम एक्सएमएल साइट मैप जनरेट करते हैं। तो ये हो गया हमारा साइट मैप। इसके अलावा बाकी ऑप्शंस को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लिंक इंडेक्सिंग, रोबोट और टीएक्सटी, रेस्पॉन्सिव, स्कीमा मार्कअप एंड कैनोनिकल्स। क्योंकि ये थोड़े एक इनमें से 2-3 टॉपिक है जो थोड़े से बड़े हैं, थोड़ा प्रैक्टिकली दिखाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। तो ये हम कल वाली क्लास के अंदर करेंगे। ठीक है, अभी तक आप इतनी चीजें अब अपनी वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन करो, वेबमास्टर में गूगल में इंडेक्सिंग कराओ इसकी, और साइट मैप क्रिएट करके वेबमास्टर में ऐड करो। ठीक है, ओके निकिता। यस सर, एक चीज और पूछनी थी। जैसे कि एक जगह मैं कहीं रीड कर रही थी कि अगर एसईओ में कोई भी एल्गोरिथम में चेंज आता है, हम्म। कोई भी गूगल चेंज करता है, तो हमारी जो रैंकिंग होती है वो चेंज हो जाती है। हम्म। क्या होता है ऐसा? हाँ होता है। तो फिर से हमें इंडेक्सिंग करानी पड़ेगी सब पूरे जाके? नहीं, इंडेक्सिंग नहीं करानी पड़ती, रैंकिंग चली गई है बट वेबसाइट वेबसाइट इंडेक्स हो रखी है। तो गूगल ओके। की एल्गोरिदम में क्या चेंज आया है वो आपको पढ़ना है, उस हिसाब से वेबसाइट में चेंजेस करने हैं। फिर आपकी वेबसाइट वापस रैंक करनी शुरू हो जाएगी। जैसे कि कई बार अपडेट आता है कि कंटेंट और वो बनाना है, इंफॉर्मेटिव बनाना है या लेटेस्ट कंटेंट ऐड करना है वेबसाइट के ऊपर, ये एल्गोरिदम अपडेट हम्म। आया है, तो आपको उस हिसाब से वेबसाइट में चेंजेस करने पड़ते हैं। ओके। हाँ जी। और सर ये भी पूछना था, जैसे कि अ, हम थीम, कोई हमसे क्लाइंट कहे कि हमें थीम अच्छा नहीं लगा। एक बार हमने उनको पूरा कहते हैं वेबसाइट बना के दे दिया, जो उनकी हम्म। एक थीम थी, उन्होंने मांगा क्योंकि थीम पे वो लेना बाय करना पड़ता, कुछ कुछ इनबिल्ट होती टेम्पलेट्स होते हैं, कुछ नहीं होते, कुछ लेना पड़ता है। तो अगर उन्होंने कहा कि हमें थीम बदलना होगा, तो हमें क्या फिर से चार्ज करने पड़ेंगे उनके ऊपर, या उतने में हो जाएगा? नहीं नहीं, चार्ज करो वापस पूरी साइट बनने के बाद, अगर वो थीम चेंज करा रहे हैं तो चार्ज करो। ओके। और क्या पूछना था? ये क्वेश्चन और तो सर याद नहीं आ रहा, बाद में पूछ लूंगी। चलो ओके। ऋतु समझ आई चीजें? हाँ, मोस्टली तो आ गए। चलो ठीक है, बाकी आप ट्राई करो, कुछ समझना है तो पूछ लेना। आपके पास डोमेन नहीं है ना काम करने के लिए, मैं आपको डोमेन बना के देता हूँ। ठीक है, वर्डप्रेस का डोमेन बना के देता हूँ, उसे प्रैक्टिस करना आप। ठीक है। ओके। ठीक है, चलो ओके बाय।